जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपी स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आगे का पार्ट देखेंगे जो हमने कल कवर किया था। 2017 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, प्रीवियस ईयर का 31 मई 2017 का। तो इसमें हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? लगभग 25 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है, इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका पहला सवाल हो जाएगा, जन्म के समय कम भार वाले शिशु को माता के दूध में उपस्थित विटामिन की मात्रा के साथ साथ विटामिन संपूरक भी मिलने चाहिए क्योंकि क्योंकि तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं हम। सबसे पहले, उनकी वृद्धि दर अधिक होती है, उनमें जठरांत्रिय अवशोषण कम होता है, उपरोक्त सभी समय से पहले पहले जन्मे शिशुओं के शरीर में विटामिन के भंडारण पर्याप्त होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या है? उपरोक्त सभी। जन्म के समय कम भार वाले शिशु को माता के दूध में उपस्थित विटामिन की मात्रा के साथ साथ विटामिन संपूरक भी मिलने चाहिए। तो क्या क्या? उनकी वृद्धि दर अधिक होती है, उनमें जठरांत्रिय अवशोषण कम होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है अभी सर्दी की वजह से। अगला सवाल है, इनमें से किसे कुपोषण के संकेतक के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं? किसे नहीं करते हैं? तो बॉडी मास इंडेक्स, त्वचा के मोड़ की मोटाई, मध्य ऊपरी बाह की परिधि, ये रक्तचाप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रक्तचाप। इसका सही जवाब क्या है? रक्तचाप। इनमें से किसी कुपोषण के संकेतक के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं? बॉडी मास इंडेक्स करते हैं, त्वचा के मोड़ की मोटाई करते हैं, मध्य ऊपरी बाह की परिधि करते हैं, लेकिन रक्त का चाप नहीं करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। खसरा बच्चों में होने वाला एक तीक्ष्ण संक्रामक रोग है जो खालिस्तान से होता है। विषाणु, जीवाणु, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या? खसरा। खसरा किससे होता है? विषाणु से होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विषाणु। खसरा बच्चों में होने वाला एक तीक्ष्ण संक्रामक रोग है जो खालिस्तान से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? पोलियो की रोकथाम के लिए इनमें से किस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? ओपीवी, ऑल ऑफ द अबव, या डीपीटी, या बीसीजी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओपीवी। इसका सही जवाब क्या है? ओपीवी। पोलियो की रोकथाम के लिए इनमें से किस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? किस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? इसका ओपीवी का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे हम। इसमें से क्या लिखा है? कुपोषित बच्चों की पोषण स्थिति का वर्गीकरण करने के लिए इनमें से किस वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है? गोमेज वर्गीकरण, आईएपी वर्गीकरण, वॉटरलो वर्गीकरण, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या है? यहाँ पे हम टिक कर देते हैं, उपरोक्त सभी। आप आंसर भी देख सकते हैं। 2017 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 31 मई का। कुपोषित बच्चों की पोषण स्थिति का वर्गीकरण करने के लिए इनमें से किस वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है? तो गोमेज वर्गीकरण भी होता है, आईएपी वर्गीकरण भी होता है और वॉटरेलो वर्गीकरण भी होता है। ओपीवी का जो हमने यहाँ पे पहले देखा था, यहाँ पे ओपीवी का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। और इसमें शॉर्ट फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है कि ओपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा वैक्सीन या इंजेक्शन लगवाने के बाद घटित होती है। बीसीजी और चेचक के वैक्सीन रोग उत्पन्न करने वाले जीवित किंतु कमज़ोर रोगाणुओं से बने होते हैं। डिप्थीरिया और टिटनेस का नियंत्रण जीव विषाव देकर किया जाता है। वैक्सीन रोग उत्पन्न करने वाले मृत रोगाणुओं से बने होते हैं। ये चीज़ क्या है? गलत है। क्वेश्चन में क्या है? डी जो ऑप्शन है वो हमारा गलत ऑप्शन है।
यहाँ पे यही चीज़ पूछी थी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है, बाकी चीज़ें सही है। अगला सवाल देखते हैं। विद्यालयी आयु की अवधि तक की आयु को मानते हैं। विद्यालयी आयु की अवधि कितने आयु की अवधि को मानते हैं? तो आपके ऑप्शन है 1 से 6, 6 से 12, 12 से 15, 15 से 18। तो कितने को मानते हैं? 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं उनको हम विद्यालय भेजने की अवधि को मानते हैं। 6 से जो 12 वर्ष के बच्चे होते हैं वो विद्यालय जाना शुरू करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। खालिस्तान की आयु के शिशुओं के लिए माता के दूध के अलावा पूरक भोजन भी दिए जाने की अनुशंसा की जाती है। तो कितने 6 माह के बाद के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए ये की जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 माह। 12 माह, 14 माह, 10 माह, तो 6 माह। सभी लोग डॉक्टर भी बोलते हैं, कहते हैं कि 6 माह के बाद आप उनको पूरक भोजन दे सकते हैं। माता के दूध के अलावा भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किसका वैक्सीन नहीं है? इनमें से किसका वैक्सीन नहीं सॉरी इनमें से किसका वैक्सीन नहीं है? पोलियो, मोटापा, काली खांसी, टिटनेस। तो आप ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि किसका नहीं है। मोटापा का ही नहीं है। मोटापा का कोई वैक्सीन नहीं होता है। आप मोटे हो जाए, दुबले हो जाए, इसका कोई वैक्सीन, दुबले दुबले होने के लिए मोटे होने का वैक्सीन होता है, लेकिन मोटे होने के लिए कोई वैक्सीन नहीं होता है। पोलियो, मोटापा, काली खांसी, टिटनेस, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं होता है, ना मोटे होने के लिए ना पतले होने के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? इनमें से कौन सा कारक बच्चों के में कुपोषण के लिए उत्तरदायी होता है? जैविक, पर्यावरणीय, मितव्ययी, सुंदरता। तो कौन सा होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुंदरता। नहीं होता, उत्तरदायी नहीं है, तो क्या नहीं है? सुंदरता नहीं है, सॉरी। इनमें से कौन सा कारक बच्चों में कुपोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा नहीं? सुंदरता नहीं है। जैविक है, पर्यावरणीय है, मितव्ययी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? गर्भाशय के अंदर वृद्धि धीमी पड़ जाने के लिए इनमें से कौन सा कारक उत्तरदायी है? कौन सा कारक है? माता को सामान से कम पोषण मिल रहा है, मादक पदार्थ, अल्कोहल या सिगरेट का सेवन हो रहा है, या गर्भावस्था कालीन मधुमेह, उच्च रक्तचाप या हृदय रोग हो गया है। तो इसका क्या है? ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी? उत्तरदायी हो जाएंगी। किसमें? गर्भाशय के अंदर वृद्धि धीमी अगर पड़ रही है तो ये सारी चीज़ें उत्तरदायी हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगला सवाल देखते हैं। क्वाशियोरकर और मेरास्मस के लक्षणों में मुख्य अंतर है। क्या अंतर है? पेशी क्षय, संग्रहणीय दस्त, एडीमा या चिड़चिड़ापन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है, आप देख सकते हैं आंसर, एडीमा है। एडीमा है। एडीमा में तलर एकत्र होने से उत्पन्न सूजन। क्वाशियोरकर और मेरास्मस लक्षणों में क्या अंतर है? तो ये क्या है? एडीमा है। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पीयूष के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन है। इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होती है, इसमें इंटरफेरॉन जैसा एक पदार्थ होता है जिसमें शक्तिशाली विषाणुरोधी गुण होता है, पीयूष में वसा की कुल मात्रा बाद में आने वाली माँ के दूध से अधिक होती है, पीयूष से नवजात शिशु का पहला प्रतिरक्षीकरण होता है, पीयूष में वसा की कुल मात्रा बाद में आने वाले माँ के दूध से अधिक होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पीयूष में वसा की कुल मात्रा बाद में आने वाले माँ के दूध से अधिक होती है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब ये है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सॉरी। इनमें से कौन सा एक विषाणुजन्य रोग नहीं है? डिप्थीरिया, एड्स, काली खांसी, हैजा। एड्स नहीं है। क्या नहीं है? विषाणुजन्य रोग नहीं है। इनमें से कौन सा एक विषाणुजन्य रोग नहीं है? तो एड्स नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। संतुलित आहार में खालिस्तान मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की कुल कैलोरी का लगभग 20 से 25%, कार्बोहाइड्रेट की कुल कैलोरी का 40 से 45%, 60 से 70%, 70 से 80%। तो कितना मिलना चाहिए हमको कार्बोहाइड्रेट का? 60 से 70% हमको मिलना चाहिए कुल कैलोरी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हम 2017 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जो भी बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं वो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 2017 का 31 मई का हम महिला पर्यवेक्षक का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पेपर सॉल्व होने के बाद में आप जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में करा रहे हैं आप उसको दोबारा रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। ICDS के संशोधित मानकों के अंतर्गत गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को कितना प्रोटीन दिया जाता है? कितना दिया जाता है? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 से 25 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। किसको? ICDS
के संशोधित मानकों के अंतर्गत गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे जो होते हैं उनके लिए कितना प्रोटीन दिया जाता है? 20 से 25 ग्राम का प्रोटीन दिया जाता है। इनमें से कौन एक वायुवाहित रोग नहीं है? चेचक, इन्फ्लुएंजा, संघनी, एंथ्रेक्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संग्रहणी मतलब दस्त। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है संग्रहणी दस्त। इनमें से कौन सा एक वायुवाहित रोग नहीं है? चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, एंथ्रेक्स है। क्या नहीं है? तो ये नहीं, संग्रहणी मतलब दस्त नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। अगर आपके कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। कोणीय मुख पाक, जिह्वाशोथ और ओष्ठ विदरता खालिस्तान की कमी के लक्षण हैं। किसके हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है राइबोफ्लेविन की कमी के लक्षण हैं। क्या क्या? कोणीय मुख पाक, जिसे क्या बोलते हैं? एंगुलर स्टोमटाइटिस भी बोलते हैं। जिह्वाशोथ मतलब ग्वालासाइटिस और ओष्ठ विदरता मतलब चेलोसिस खालिस्तान की कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी के कारण होता है? तो राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है। अगर आपको इसका पहला पार्ट देखना है तो इसका वीडियो हमने कल आप अपलोड किया था, वहाँ जाके आप इसका पहला पार्ट भी देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन दृष्टि और प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा निभाता है? विटामिन B6, विटामिन C, A और K। तो कौन सा निभाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है? कौन सा विटामिन दृष्टि और प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है? कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है? तो सभी लोग बोलते हैं कैल्शियम खाना, कैल्शियम की टैबलेट लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम का सेवन करना चाहिए ताकि आपकी हड्डियाँ मजबूत हों। तो क्या होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है? तो क्या हो गया? कैल्शियम। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन क्या हो गया? ऑप्शन है, आप देख, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन बी। और वसा में घुलनशील या लिपिड में घुलनशील विटामिन कौन सा है? A, D, E, K है। क्या है? A, D, E और K। A, D, E, K ये क्या है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा या लिपिड, क्या है? लिपिड। लिपिड ये क्या हो जाएगा? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ADEK। ADEK। और यदि जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन क्या है? B और C। जल में घुलनशील विटामिन क्या है? B और C। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? अप्रैल 1992 से किया जा रहा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अप्रैल 1992 से किया जा रहा है, इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम NIDDCP कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग जो है भारत सरकार द्वारा कब से किया जा रहा है? ये अप्रैल 1992 से किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अप्रैल 1992। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा कारक माता और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए जोखिम स्थिति नहीं है? दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। इनमें से कौन सा कारक माता और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए जोखिम स्थिति नहीं है? भार सामान्य से कम होना, माता की आयु 15 वर्ष से कम होना, माता की आयु 25 से 35 वर्ष होना। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या सही आंसर है हमारा? माता की आयु 25 से 30 वर्ष होना, ये हमारा जोखिम भरा कारण नहीं है। अगला सवाल है, इनमें से कौन ICDS का एक उद्देश्य नहीं है? प्रतिरक्षीकरण, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, मधुमेही पोषण, मधुमेह रोगी पोषण। तो ICDS का ये कार्य नहीं है। ICDS का कार्य नहीं है। क्या नहीं है? मधुमेह रोगी जो पोषण होते हैं उसमें ICDS का कोई उद्देश्य नहीं होता। प्रतिरक्षण में है, प्रतिरक्षीकरण में है, पूरक पोषण में है, स्वास्थ्य जांच में है, इन तीनों चीज़ों में है, लेकिन मधुमेह रोगी पोषण में नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, खालिस्तान के बीच खाद्य अवकाश के कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण उत्पन्न होता है। तो किसके कारण होता है? अंतर्ग्रहण एवं आवश्यकता के कारण जो होता है वो कुपोषण उत्पन्न होता है। के बीच
खाद्य अवकाश के कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण उत्पन्न होता है, तो किसके कारण होता है? अंतर्ग्रहण और एवं आवश्यकता के कारण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंतर्ग्रहण और आवश्यकता के कारण होता है। वीडियो ख़त्म होने के बाद में आप इस वीडियो को रिपीट ज़रूर करिएगा ताकि आपको सारे आंसर अच्छे से याद हो जाएं। अगला सवाल है, सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से किस रोग के विरुद्ध संरक्षण नहीं दिया गया है? किसके रोग नहीं दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है उच्च रक्तचाप। सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से किस रोग के विरुद्ध संरक्षण नहीं दिया गया है? तो किसके विरुद्ध नहीं दिया गया है? तो उच्च रक्तचाप के विरुद्ध नहीं दिया गया है। दोस्तों, हम महिला पर्यवेक्षक 2024 जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है सितंबर में, उसके लिए हमने और भी वीडियो हमारे चैनल में अपलोड किए हैं। वहाँ जाके आप, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दी हुई है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन फेफड़ों के ट्यूबरक्लोसिस का एक आम लक्षण नहीं है? क्या नहीं है? ऊतक क्षय है, बुखार है, खांसी एवं और बलगम बाहर आना ये भी है, लेकिन उच्च रक्तचाप नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उच्च रक्तचाप, ये इसका सही जवाब नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? गर्भाशय में प्रवेश करके जन्मजात दोष उत्पन्न करने वाले पदार्थों जैसे मादक पदार्थों या विकिरण आदि को खलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? विरूपजन कहा जाता है। मतलब टेरोटोजन कहा जाता है। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विरूपजन टेरोटोजन कहा जाता है। गर्भाशय में प्रवेश करके जन्मजात दोष उत्पन्न करने वाले पदार्थों जैसे कि मादक पदार्थों या विकिरण आदि को खलिस्तान कहा जाता है, विरूपजन टेरोटोजन कहा जाता है। दोस्तों, ये पेपर सॉल्व करने का उद्देश्य यही है कि आपको इनके सवाल देख के आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये पता चल सके कि आपको एग्ज़ाम में पेपर कैसे आना है। इसलिए आपको पेपर ध्यान से देखना है, आंसर आपको ध्यान से देखना है और एक दो बार आपको इसको रिपीट ज़रूर करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन थायराइड ग्रंथि के हार्मोन में उपस्थित होता है? क्या होता है? कैल्शियम, वसा, आयोडीन, आयरन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आयोडीन। इसका सही जवाब क्या है? आयोडीन। इनमें से कौन थायराइड ग्रंथि के हार्मोन में उपस्थित होता है? तो आयोडीन होता है। अगला सवाल देखते हैं। गर्भावस्था में चौक, धूल व मिट्टी खाने की आदत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा पाइका। कई लोगों की ऐसी इच्छा होने लगती है जब कोई प्रेग्नेंट होता है या प्रेग्नेंट होता है, कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसको चौक, धूल, मिट्टी खाने की बहुत इच्छा होने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं? पाइका बोलते हैं। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में। यहाँ पे कुछ जनरल नॉलेज के और लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।